ये अर्लियर वर्जन था, ठीक है। इसमें क्या था, अर्लियर वर्जन। इसमें क्या था, जो इसका डाटाबेस होता है, डाटाबेस क्या होता है, जिसमें डाटा सेव होता है, यस ठीक है। सर। तो उस टाइम क्या था, जो डाटाबेस था वो इसका था ओरेकल, ठीक है। अब हाँ, और एस फोर हाना में क्या क्या डिफरेंस लाए, इन्होंने अपना डाटाबेस बनाया, उसका नाम दे दिया इन्होंने एस फोर, एस फोर हाना। यहाँ पे इसने डाटाबेस दिया हाना, ठीक है। ये क्या है, ये ओरेकल से फास्ट है, जल्दी डाटा प्रोसेस करता है, ठीक है, कैपेबिलिटी ज़्यादा है। और क्या कहते हैं, ये इनका पर्सनल है, एसएपी का ये है। और ये किसका था, ओके। ओरेकल का था। तो ओरेकल क्या जी। करता था, इनसे चार्ज करता, तो इन्हें कॉस्टली पड़ता था, तो इन्होंने अपना ही डेवलप कराया, इसका ये हाना अपना डाटाबेस, ठीक है। उसके बाद क्या करा, जैसे जैसे ये फंक्शनैलिटीज़ को इंट्रोड्यूस करते गए, वैसे वैसे इसके वर्जन्स लाते गए। एस फोर हाना के ये वर्जन्स लाते गए बहुत सारे, एस फोर हाना ये न्यू वर्जन लाए, वर्जन्स, ठीक है। यस सर। अब इसके अंदर जो वर्जन्स लाए वो क्या लाए, जैसे 1509 लाए, फिर पहले, फिर 1609, फिर आया 1709, फिर आता है आपका 1809, फिर आता है आपका 1909, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है 2020। ये क्या था, सितंबर में रिलीज करते थे। तो इसका इन्होंने क्या कोड क्या रखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो ईयर है, आफ्टर दैट मंथ है। तो क्या आता है, 1509, 1609, 1709 है ना, 1809, 1909, 2020। इस साल से इन्होंने क्या किया, इसको ईयर वाइज बना कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा रखेंगे 2021, 2022, 2023, लेटेस्ट जो है अभी 2023 है, सबसे ओके। लेटेस्ट जो अब तक है 2023, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, मतलब ये फंक्शनलिटीज इंट्रोड्यूस करते गए, जैसे पहले क्या था कि इसके अंदर लेजर अकाउंटिंग नहीं था, तो ये लेजर अकाउंटिंग लाए, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, ये सब पार्ट्स हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई चिंता की बात नहीं, आगे भी आपको बताऊंगा। इसके अंदर यस और सर। फंक्शनलिटीज लाते गए, ठीक है। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग लाए, क्लाउड लाए, ठीक है, और बीटीपी और एफटीपी, ये सब चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें लाए ये। उसके बाद अब क्या हुआ, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में, वर्जन्स के बारे में हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हम इसको और जानते हैं। अब क्या होता है, एसएपी के अंदर क्या होता है, कुछ मॉड्यूल होते हैं टेक्निकल, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कुछ होते हैं फंक्शनल, ठीक है। तो जो टेक्निकल होते हैं वो क्या होते हैं, और फंक्शनल होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो टेक्निकल होता है जो, जिसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, कोडिंग जिसमें लिखी जाती है, वो क्या होता है, टेक्निकल होता है, ठीक है। एक यस होता है बेसिस। बेसिस क्या होता है, जिसमें ना हमें हमारा यूजर क्रिएट होता है, कोई भी सिस्टम होता है उसके अंदर एक यूजर आईडी बनता है, उसको राइट्स दिए जाएंगे कि ये ट्रांजेक्शन कोड आप चला सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ट्रांजेक्शन कोड कैसे कैसे होते हैं। तो उसके अंदर ये यस बोलते हैं कि आप ये ट्रांजेक्शन कोड चला सकते हो, ठीक है। और फिर क्या आता है, अ, और आपके पास क्या क्या ऑथराइजेशन होने चाहिए, कब सिस्टम आपका बैकअप लेना चाहिए, कब सिस्टम आपका कोई जॉब रन करनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, ये सब बेसिक्स में आता है, ठीक है। उसके बाद एक और पी आई एक, जैसे इंटरफेसेस होते हैं, ये सारे के सारे इंटरफेसेस पीआईपीओ में बनते हैं, ठीक है। ओके। तो इसमें क्या करते हैं, पीआईपीओ मॉड्यूल होता है। अब हम आते हैं फंक्शनल मॉड्यूल्स पे, क्योंकि जो हम सब जो वर्क करेंगे, जैसे आप अकाउंटिंग में हो, मटेरियल जी। है, प्लानिंग है, ये सारा का सारा फंक्शनल में आता है। तो सबसे पहले तो हम अपना मॉड्यूल लिख लेते हैं, फाइनेंस का है, FICO यानी फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। फिर एक होता है मटेरियल मैनेजमेंट, MM, जिसमें मैंने कहा था आपको कि जो क्या करता है, प्रोक्योरमेंट में देखता है कि कितना हमारा मटेरियल पड़ा हुआ है, कितने हमें प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट है, अगर और खरीदना है तो वो बता देगा कि हाँ हमें और चेक कर लो, कितना से काम नहीं हो पाएगा, हमें और मटेरियल चाहिए, तो उससे आप जी। परचेज कर सकते हो, वो MM होता है। फिर आता है SD, SD होता है सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपने कितना सेल, कितने में सेल किया, कितने में बनाया, क्या परचेज हो, कितना आपके पास मतलब रिवेन्यू आया। जैसे मान लो आपने एक 40 रुपये का बनाया था, उसको 50 रुपये में बेच दिया, तो आपको 10 रुपये रिवेन्यू आ गया, तो वो आपका SD होता है। एक होता है प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग क्या करता है, ये बताता है कि कितना प्रोडक्शन कॉस्ट लग रही है किसी चीज़ को बनाने में, कोई भी बोतल है या कोई लैपटॉप है या फिर आपका कुछ भी वटेवर जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मशीन है, तो वो प्रोडक्शन प्लानिंग हमें बताता है, ठीक है। उसका HR हो गया, HRM होता है, उसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये क्या होता है, ये हमें एम्प्लॉय का डाटा मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये सारा का यस सारा सर। डाटा हम इसके अंदर मॉड्यूल करते हैं। अभी मैं आपको एसएपी में भी दिखाऊंगा कैसे कैसे मतलब हमें स्क्रीन्स दिखती हैं, तो अभी आपको बेसिकली थोड़ा सा इतना आइडिया दे रखा हूँ।
उसके बाद हम आते थोड़ा सा फाइनेंस को डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। फाइनेंस के सर, अंदर क्या होता है? सॉरी सर, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम्म एक्चुअली क्या है, मैंने एससीपी क्या है अभी एक दो महीने हुए हैं, मैं इंदौर गया था। हम्म। इंदौर में एमिनेंट कोचिंग आप जानते होंगे शायद। चिकन। एमिनेंट एमिनेंट करके, तो वहाँ पे मैंने क्लासेस ली हुई है एक महीने। तो ठीक है। क्या फ्रॉड निकले, मतलब अच्छा। मुझे क्लासेस ले रहे थे, कभी नहीं ले रहे थे, और मेरे से ही बच्चों को पढ़वा रहे थे वहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है इसमें, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपसे पढ़वाएंगे हमें मतलब। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एक हम्म महीना मैंने पढ़ चुका हूँ, मतलब मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है इस बारे में, हम्म। एससीपी के बारे में अंदर, मतलब मुझे अभी तक करा चुके हैं, जीएल क्रिएशन तक, यहाँ तक तो करा चुके हैं लोग। हाँ, जीएल क्रिएशन तो बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन कोई, लेकिन मतलब वो सब अभी चीजें मतलब। जी, बैंक रिकन्सिलेशन ये सारी चीज़ें करा चुके हैं। अब अच्छा। आगे जो टॉपिक बच रहा है मेरा, जो एक तो एसेट और एक क्या? दो दो टॉपिक और बच रहे हैं, फॉरेन करेंसी और वो एसेट वाला अच्छा, फॉरेन टॉपिक। करेंसी वैल्यूएशन। हाँ, पर इन्होंने क्या है सर, जो टॉपिक्स लिए ना, तो वो बस बात बताते गए और बस आगे करते गए, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करे उस चीज़ के बारे में। नहीं नहीं, उसके जैसे कॉन्सेप्ट मतलब फिजिकल, बहुत जैसे सारे। कोई बोलता है फिजिकल ईयर वेरिएंट क्या है, अब हम्म उन्होंने बोला कि आप यूट्यूब से देख के आ जाइए, फिर हम समझाएंगे। तो मतलब मेरे को इतना तो याद है कि हाँ, फिजिकल ईयर वेरिएंट क्या, फाइनेंशियल ईयर होता है कंपनीज में अपना अपना, तो सेट करना, ये सारी चीज़ें हमें तो पता है। और हम्म उन्होंने कॉन्सेप्ट हर चीज़ के बीच में पीछे क्या, उसको क्यों कर रहे हैं अपन, क्यों हम्म अपने बिजनेस में कौन वो ला रहे हैं, वो चीज़ नहीं सिखाई उन्होंने। बिल्कुल सही, ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कोई भी चीज क्रिएट करते हो तो मेन पर्पस क्या होता है, किस लिए कर रहे हो। जी। मेन रीजन जानना चाहिए, मतलब पर्पस क्या है उस चीज का करने का, है ना। नहीं, यस मैं सर। ऐसे 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 क्रिएट करने को मैं जीएल क्रिएट करता हूँ, तो उसका जी। पर्पस क्या है। हाँ, ठीक है। वही सर। हाँ, वो चीज, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो बताना वो बिल्कुल 100% बताना। भाई मैं आपको बेसिक से, इसलिए मैं ऐसे ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ कि जिससे मतलब बेसिक में स्टार्टिंग से बताया जाता है, तो मतलब क्या यस क्या सर। चीज़ है। अब देखो, हम जहाँ तक पहुँचे तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, फिर मैं आपसे कुछ, आपको अगर डाउट आए तो मैं आपको और बताऊंगा उस चीज़ में, ठीक है। चलो ओके। हम पहले आगे बढ़ते हैं। देखो, एफ में क्या होता है, एफ को दो मॉड्यूल्स को जोड़ के बनाया गया है, ठीक है, फाइनेंस और कंट्रोलिंग। ठीक है, FI+CO, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, फाइनेंस में क्या क्या आता है। फाइनेंस में सबसे पहले जो आता है ना, हम जनरल लेजर अकाउंटिंग लिख देते हैं, जनरल लेजर। ठीक है, जनरल लेजर अकाउंट सबसे पहला मॉड्यूल ये आता है। उसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट में लेते हैं, फिर आता है हमारा अकाउंट्स पेबल, फिर हमारा आता है अकाउंट्स वैसे। रिसीवेबल। ठीक है, उसके बाद अकाउंट्स पेबल हो गया, रिसीवेबल हो गया, उसके बाद आता है हमारा बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग के बाद हमारा क्या, एक चीज़ें और आती हैं, जैसे हम लेते हैं एसेट अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर होता है कैश जनरल। पहले वो इसी का पार्ट था, वो FSCM का पार्ट हो गया। ठीक है, ओके। तो हम इसको ऐसा मार्क कर लेते हैं। पहले ये FS उसका पार्ट था, FICO का ही। बट अब ये क्या हो गया कि कैश FSCM में मूव हो गया। FSCM एक मॉड्यूल है, वो में उसमें मूव हो गया। उसके बाद कैश जनरल के बाद हो गया एसेट अकाउंटिंग हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, और एक होता है टैक्सेशन। टैक्सेशन एक पार्ट होता है, जैसे जीएसटी का टैक्स हो गया इंडिया के यस लिए, सर। तो बाकी क्लाइंटों के जैसे हर किसी का अलग अलग टैक्सेशन होता है ना, यूरोप कंट्रीज का जी। अलग है, यूएसए का अलग है, तो टैक्सेशन पार्ट होता है। तो ये ओवरऑल हमारे जो होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ FIC, जो बड़े लेवल पे, ये हमारे फर्दर डिवाइडेड हुए मॉड्यूल है, इन्हें हम कहेंगे सब मॉड्यूल्स। लेजर्स, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, बैंकिंग, एसेट अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये हमारे सब मॉड्यूल्स हो गए। उसके बाद हम थोड़ा सा सीओ के बारे में जानते हैं। सीओ में क्या होता है, सीओ में जो हमारे सब मॉड्यूल्स होते हैं वो आता है हमारा प्रोडक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, प्रोडक्ट, ये कॉस्टिंग का पार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर और क्या चीज़ें आती हैं, और मैं बताता हूँ इसके अंदर प्रोडक्ट कॉस्टिंग। उसके बाद आता है इसके अंदर कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर। बिल्कुल सही, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद आता है इसके अंदर बजट कंट्रोल।
तो ऐसे मतलब इसके अंदर ठीक है, ये हमारे सब मॉड्यूल्स होते हैं जो हमारे एफआई और सीओ में, ये हमारे सब मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, यस अब हम इसके बारे में वन बाय वन थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा देखते जाते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आपने जो करा हुआ है उससे आप रिलेट कर पाओगे। तो हम इसके बारे यस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपने जनरल लेजर के बारे में क्या पढ़ा है? जनरल लेजर क्या होता है हमारा, जो हमारा सही बात है बताया जाए तो आपको कहा मैंने अकाउंटिंग करनी, तो अकाउंटिंग क्या करोगे आप? बुक्स में नोट कर लोगे पेन से, इस पर्सन यस से इतना पैसा है, इस पर्सन से इतना जाए, तो वो हमारे क्या होते हैं? जनरल लेजर होते हैं। मतलब एक यस तरीके से अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए, बही खाते। ठीक है, यस सर तो हम क्या होता है वो रिकॉर्ड बुक्स होती हैं। अब क्या होता है एसएपी में क्या करता है, उसको हमारे लेजर बनाएगा। तो उसके लिए आप, अगर आपको टी कोड याद होगा तो FS00 में जाके आप एक टी कोड चलाते होगे और लेजर बनाते यस होगे, सर है ना? यही यस लेजर्स सर होते हैं। अब इन्हीं लेजर्स को क्या किया जाए, अगर हम एक साथ बहुत सारे लेजर्स इकट्ठे कर दें, मतलब अलग अलग टाइप्स के, जैसे अकाउंट, अगर आपके क्या कहते हैं क्रेडिटर्स के, डेप्टर्स के, बैंक्स के, ठीक है, और इंटरेस्ट के, जीएसटी के, सबके जीएस को एक टोटल बुक बना दें, तो उसको हम क्या दे देंगे? चार्ट्स ऑफ अकाउंट कर देंगे। यस सर ठीक है, ग्रुप ऑफ लेजर्स हो जाएगा वो, तो हमारा क्या हो जाएगा? चार्ट्स ऑफ। और वो चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? वो हमारा कंट्री लेवल पे होता है। कंट्री लेवल से अगर आप समझ रहे हो तो वो इंडिया का चार्ट्स अकाउंट है, पूरे इंडिया का एक ही चार्ट ऑफ अकाउंट यूज होगा। ठीक है, यस सर और अगर मान लो अफ्रीका का है तो अफ्रीका का अलग होगा, यूके का है तो यूके का अलग होगा, यूएसए का है तो यूएसए का अलग होगा। तो इस तरीके से ये हमारे चार्ट्स ऑफ अकाउंट होते हैं। अब यस इसमें अब जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो सारी की सारी हमारी रिकॉर्ड्स कहाँ होती हैं? जनरल लेजर में ही होंगी। चाहे आप बैंक से ट्रांजेक्शन करो, या फिर आप क्या कहते हैं किसी एक लेजर से दूसरे, मान लो आपने किसी लेजर से दूसरे लेजर में मनी ट्रांसफर किया तो वो करो, तो सारा का सारा हमारा लेजर्स में आता है वो। उसके बाद क्या होता है? अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल क्या होता है? हमारा जो भी वेंडर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं। वेंडर्स क्या होता है? जिससे हम सर्विस या फिर हम कुछ प्रोडक्ट परचेज करें, तो वो क्या होता है? वो अकाउंट्स पेबल में आता है। अब इनको इन अकाउंट्स पेबल में क्या होता है? एक साइकिल होता है, अगर आपको पता होगा तो P2P साइकिल होता है। यस सर ठीक है, इसे कहते हैं प्रोक्योर, प्रोक्योर, प्रोक्योर टू प्लान। ठीक है, यस सर अब प्रोक्योर टू प्लान क्या होता है कि मान लो आपको पता लगेगा कि आपका मटेरियल इतना कम पड़ जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे? वेंडर को पीओ रेस करोगे, पीओ रेस करने के बाद उससे मटेरियल ले लोगे, मटेरियल लेने के बाद उसका बिल रेस करोगे, बिल रेस करने के बाद उसका पेमेंट करोगे। सीधा साइकिल है। यस तो यही हमारा P2P साइकिल होता है। इसी के अंदर साइकिल्स होते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है थोड़ा डिटेलिंग में आपको बताता हूँ। जैसे पीओ बना, पीओ बनने के बाद क्या होगा कि आप मटेरियल लाओगे, मटेरियल लाने के बाद आपने उसको इनवॉइस बुक कर दिया, इनवॉइस बुक कर दिया, इनवॉइस बुक करने के बाद पैसा पे कर दिया। अब आप इसमें आपसे पूछेगा, कोई भी पूछेगा तो इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज क्या हिट हुई, कहाँ हिट होंगी, कौन कौन से यस स्टेप पे हिट होंगी, तो वो आपको सारा का सारा P2P साइकिल में आपको पता होना चाहिए। मेन जहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री आएगी वहाँ फाइनेंस आपका इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसके यस अंदर कितने स्टेप्स होते हैं? एक पीओ बनता है, एक मीगो होती है, एक माइरो होती है, ठीक है, और एक वेंडर पेमेंट होता है। तो ये 4 स्टेप होते ओके हैं ब्रॉड लेवल पे। अब इसमें अकाउंटिंग एंट्री कहाँ हिट होगी? जहाँ मीगो होगी, माइरो होगी और पेमेंट एंट्री होगी। अब यस उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी वो भी बताता हूँ। जैसे आपको थोड़ा सा हम इधर करके थोड़ा सा देखते हैं। P2P साइकिल, P2P साइकिल में क्या स्टेप? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? पीओ क्रिएट होगा, पीओ क्रिएशन। उसका इसके अंदर एक दो स्टेप और भी होते हैं, जैसे रिलीज ऑफ पीओ, ये सब भी होता है, लेकिन ब्रॉड लेवल पे हम बात करते हैं। फिर यस होता है सर मीगो, मीगो होता है मटेरियल लिंक गुड्स आउट। ठीक है, उसका होता है माइरो, मटेरियल लिंक रिसिप्ट आउट। ठीक है, उसके बाद होता है वेंडर पेमेंट, वेंडर पेमेंट। यहाँ पे क्या होता है? मटेरियल आता है और यहाँ पे इनवॉइस बुक होता है। ओके मीगो में क्या होता है? मटेरियल आएगा, मटेरियल लिख देते हैं, मटेरियल इन, मटेरियल इन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टॉक आउट, सॉरी, यहाँ पे इनवॉइस। ठीक है, अब यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री हिट होगी इन दो स्टेप, इन तीनों स्टेप पे, तीनों स्टेप पे एंट्री। अब इन पे एंट्री पता होनी चाहिए। अगर अब मैं आपसे बोलूँ इनकी एंट्रीज क्या होती हैं, अगर आपको सीधी सीधी एंट्री पूछे, खर्चे की एंट्री क्या होती है? जैसे आपने कोई भी खर्चा किया, ठीक है, जी तो तो उसकी एंट्रीज क्या होंगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक बिल्कुल सही। तो यही खर्चे की एंट्री होगी। इसी तरीके से इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होगा? एक स्टॉक अकाउंट होगा, स्टॉक डेबिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होएगा? स्टॉक डेबिट होने के बाद इसके अंदर एक क्लियरिंग अकाउंट होता है, GRIR क्लियरिंग। जी ठीक है, वो क्रिएट हो जाता है। अब आपसे ये पूछते हैं GRIR क्यों यूज होता है? तो वो चीज़ें क्या होती है? GRIR एक्चुअली इसलिए यूज होता है कि जैसे आपने इनवॉइस लिया, मतलब मटेरियल आया,
गेट पे आया, कंपनी बहुत हमारी बड़ी है, मटेरियल गेट पे आया, उसने लेके अपने पास पर्चा रख लिया, मटेरियल को बोल दिया हाँ ठीक है मटेरियल इन कर दो। लेकिन जब तक फाइनेंस तक बिल पहुंचेगा तब बिल पोस्ट करेगा, तो उसमें जी। टाइम लग गया 2-3 दिन का। तो उस टाइम एंट्री क्या रहेगी, उससे क्या हो जाएगा, अगर हम डायरेक्ट ये एंट्री मार देंगे ना एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी, तो क्या हो जाएगा कि उस टाइम वो ड्यू होना स्टार्ट होगा, लेकिन एक्चुअल में फाइनेंस तक तो पहुंचा नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, एक तरीके से ये हमारा जो GRIR क्लियरिंग अकाउंट होता है, ये एक तरीके से वेटिंग GL होता है, मतलब टाइम देता है। अब जब नेक्स्ट एंट्री होगी ना इनवॉइस के टाइम पे, तो होगी GRIR क्लियरिंग डेबिट टू वेंडर अकाउंट। देखो नेट हमारा क्या हो गया, GRIR डेबिट यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ डेबिट हो गया, तो नेट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। अब यस सर। एक्चुअल दोनों का नेट एंट्री क्या बनी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, यस सर। पेमेंट में एंट्री आपको पता ही है, पेमेंट में आपको पता ही होगा एंट्री क्या होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट यस सर। टू बैंक। ठीक है, टू बैंक। तो ये मतलब हम थोड़ा सा ब्रीफली हमने डिस्कस कर लिया, ये अमाउंट ये साइकिल होती है। तो मेन आपको पर्पस पता होना चाहिए कि GRIR क्यों यूज होता है। ठीक है, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक जहाँ से हमारा स्टॉक अब आ गया तो स्टॉक डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्टॉक हिट हो गया। तो ये रीजन होते हैं, कहाँ हिट होते हैं वो सब चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारा क्या था, अकाउंट रिसीवेबल। इसमें क्या होता है, हमारा O2C साइकिल होता है, ऑर्डर यस टू सर। कैश। ठीक है, इसके बारे में पता है आपको, बताया था उन्होंने। यस सर। ठीक है, ऑर्डर टू कैश साइकिल होता है, इसके भी स्टेप्स होते हैं। ये हमारा क्या होता है, ऑर्डर टू कैश वाले में हमारा सेल्स सेल्स से डील करता है। सेल्स यानी हमारा कस्टमर, जो कस्टमर है उसको हम कुछ सेल करेंगे, सर्विस करेंगे, चाहे प्रोडक्ट करें, तो उस टाइम ये साइकिल हिट होता है। उस टाइम यस जैसे सर। अकाउंटिंग एंट्री हिट होती है, उनको रिलेट करने के लिए हमारा ये मॉड्यूल होता है। फिर बैंकिंग होता है, बैंकिंग मतलब पैसा आया पैसा गया, इनकमिंग बैंक आउटगोइंग बैंक, उसका फिर रिकंसिलेशन होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तो वो हमारा बैंकिंग में आता है। उसका बाद हमारा आता है एसेट अकाउंटिंग। एसेट अकाउंटिंग क्या होता है, एसेट अकाउंटिंग क्या होता है, जो भी हमारे पास अवेलेबल फैसिलिटीज मतलब मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं। क्यों, वो हेल्प करते हैं हमें रेवेन्यू जनरेट करने में और प्रोडक्शन करने में, कंपनी को रन करने में। ठीक है, तो यस। सारे एसेट्स हैं। अब एसेट्स को एसएपी में कैसे किया जाए, उसके लिए फिर एक मॉड्यूल है, एसेट अकाउंटिंग सब मॉड्यूल है। अब उसमें क्या करता है, उसमें हम एसेट्स को क्रिएट करते हैं, उनकी लाइफ यूजफुल लाइफ मेंटेन करते हैं, डेप्रिसिएशन पीरियड मेंटेन करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ट बनाते हैं उसका। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद हम उसकी सारी रिपोर्ट्स रन करेंगे, तो हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल रहेगा कि ये एसेट्स में इतनी वैल्यू है, इतना अमाउंट है, इतना डेप्रिशिएट होगा, ये यूजफुल लाइफ है। तो सारा का सारा हमारा कौन सा मॉड्यूल डील करता है, एसेट अकाउंटिंग डील करता है। उसका कैश जनरल क्या था, ये कैश एक्चुअली क्या था, ये कैश बुक होती थी। तो उसके में जी। क्या मेंटेन करने के लिए कैश जनरल बनाए गए थे, जिसमें मतलब खर्चा जैसे पैटी कैश हो गया, पार्टी एक्सपेंसेस हो गए, छोटे मोटे एक्सपेंसेस मेंटेन करने के लिए कैश जनरल थे। तो इसका एक्चुअली अब उसमें एफआई में है नहीं, तो ये एफएससीआई मॉड्यूल में है। उसका कैश टैक्सेशन होता है। टैक्सेशन आपको पता है, जैसे यहाँ पे इंडिया में जीएसटी है, क्या रेट्स हैं, यस सर। 9% है, 18% है, IGST है, CGST, वो सबका कंट्रीगेशन जो होता है वो हमारा टैक्सेशन में आता है। ठीक है, जी। प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब कोई प्रोडक्ट बनाने में उसको कितनी कॉस्ट लग रही है, उसमें मतलब कितना हम्म। लेबर लग रहा है, कितना मशीनरी लग रहा है, कितना आइडल टाइम पे रहता है। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी को कॉस्ट निकालने के प्रोडक्ट कॉस्टिंग होती है। ये मेनली पीपी से रिलेट होती है, जी। प्रोडक्शन प्राइस। कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग क्या होता है कि किस कॉस्ट पे, कॉस्ट सेंटर पे कितना खर्चा हो रहा है। अब कॉस्ट सेंटर्स क्या यस। होते हैं, वो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितना डिपार्टमेंट में खर्चा हो रहा है तो वो हमारे कॉस्ट हम्म। सेंटर होते हैं। सिमिलरली प्रॉफिट सेंटर्स भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, यस बजट सर। कंट्रोल क्या होता है, बजट हमारा क्या होता है, जैसे आपने किसी कॉस्ट सेंटर को बजट दे दिया, लेट भी दे दिया 1 लाख रुपए, अब 1 लाख से ऊपर हम्म। ज्यादा पोस्ट ना करने दो, तो वो हमारा बजट यस सर। कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे मॉड्यूल्स हैं और ये है उनकी फंक्शनैलिटीज है। यस अब सर। अब थोड़ा आपको एसएपी में दिखा के बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एसेट अकाउंटिंग के बारे में आपसे ज्यादा बात करते हैं। और यस सर। जैसे एसेट अकाउंटिंग में अगर आपको कुछ एसेट देखना है, तो आप AS03 में जाओ, यहाँ पे देखो कोई एसेट्स क्रिएट हो रहा है। हम कोई भी एक सैंपल के लिए ले लेते हैं, अभी ये एसेट देख लेते हैं। इसमें जाओगे, यहाँ पे आप सारा डाटा देख सकते हो, क्या मास्टर डाटा है, क्या डेप्रिसिएशन है। अब देखो इसका मास्टर डाटा ऐसे मेंटेन, क्या डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, क्या सीरियल नंबर, ये सब डाटा मेंटेन करते हो तो यहाँ पे डेफिनेटली आता भी, इसमें मेंटेन नहीं होता। कब कैपिटलाइज हुआ, क्या एक्विजिशन ईयर है, क्या एक्विजिशन डेट है। ठीक है, और ये डीएक्टिवेट मतलब कब ये रिटायर हो गया। टाइम ओके। डिपेंडेंट में हम क्या मेंटेन कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर, लोकेशन क्या है, प्रॉफिट सेंटर क्या है, सेगमेंट क्या है, ये सब चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। असाइनमेंट में और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, फील्ड्स को। ठीक है, उसके
उसके बाद इसके अंदर है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन में क्या करते हैं, वेंडर डिटेल्स एक्सेट्रा मेंटेन करते हैं। वेंडर डिटेल्स क्या है, ओरिजिनल एसेट्स क्या है, मैन्युफैक्चरर क्या है, वो सारा का सारा हम इसके अंदर मेंटेन करते हैं। लीजिंग क्या होता है, अगर कोई लीजिंग एक्टिविटी है तो वो लीजिंग पार्ट में आती है। उसका डेप्रिसिएशन एरिया, डेप्रिसिएशन एरिया क्या है, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, वो हमारा डेप्रिसिएशन की डिसाइड करेगा। यूजफुल लाइफ, कितने यूज के कर सकते हैं हम इसको, प्रोडक्ट, ये पीरियड है कितना, जैसे मान लो 2 साल 10 महीने, तो वो 2 साल 10 महीने वो पीरियड में आ जाएगा। और ये क्या डेप्रिसिएशन स्टार्ट है, कब से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा। तो ये सारी फंक्शन, ये सारी चीजें होती हैं एसेट डिटेल मास्टरी, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीपल रिपोर्ट्स होती हैं, जिसे आपको पता होगा FBL1N होती है। FBL1N क्या होती है, ये हमारी वेंडर की रिपोर्ट्स है। अगर आपको वेंडर का सारा डाटा देखना है तो आप इसमें देख सकते हो। आप लगाओ, एग्जीक्यूट करो, चेक कर लो क्या यस इनवॉइसेस सर। पोस्ट हुए हैं, क्या पेमेंट्स आए हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा यस सर। हमारा वेंडर में आ जाता है। सिमिलरली जैसे वेंडर की एक रिपोर्ट है, ऐसी एक कस्टमर की भी होती है, वो होती है FBL, FBL31। वो 5N होती है कस्टमर की, ओके। ठीक है। और ये इससे आपका सारा कस्टमर का डाटा आ जाएगा। अगर आपको GL का देखना है, वो आप जो बता रहे थे, वो FBL3N, 3N, हाँ। GL। अब इसके अंदर और भी रिपोर्ट्स आपको पता है, बताया कि नहीं होता, ये FAL003, ये डेप्रिसिएशन देखने के लिए यूज होती है। पैगल 003, अगर डेप्रिसिएशन को आप FBL3N में चेक करोगे ना, डेप्रिसिएशन GL की वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन यस सर। की उसमें दिखाई नहीं देगा आपको FBL3N में, वो इसमें दिखाई देता है, ओके। ठीक है। उसके बाद अगर आपको एसेट्स की रिपोर्ट चेक करनी है तो AR01, ऐसे करके आप एसेट के बैलेंसेस देख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये AR01 रिपोर्ट है, इसके अंदर आप चेक करोगे तो इसके अंदर सारा डाटा बता देता है। जैसे मैं एक कंपनी कोड कैसे रन कर देता हूँ रैंडमली, उसके अंदर इसके जितने जितने एसेट्स होंगे, जिसमें चार्जेस होंगे, वो सारी डिटेल देखो। एक्विजिशन वैल्यू क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, ये एक फॉर्मेट होता है, उसको टिक कर देते हैं तो उससे अच्छा है, अच्छा आएगा। इसको टिक कर दो, यूज ये ALV ग्रेड, अब आपको ज़्यादा बेटर वे में देख सकते हो। ये देखो, ये एसेट कोड है, ये सीरियल नंबर है, कैपिटलाइज है, डेप्रिसिएशन डिस्क्रिप्शन क्या है, एसेट एक्विजिशन वैल्यू क्या है, एक्यूमुलेशन वैल्यू कितना एक्यूमुलेट हो गया, क्या बुक वैल्यू है अभी, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब इसमें आपको देखो कुछ लगता है, कुछ पूछने वाला, आप मेरे से पूछ सकते हो इसके बारे में, नो सर, आई अंडरस्टैंड। ठीक है। तो और अगर कॉस्ट कॉस्ट सेंटर के, जैसे कॉस्ट सेंटर का देखना चाहो तो कॉस्ट सेंटर के लिए हम KS03 से चेक करते हैं। कॉस्ट सेंटर KS03 से हम कॉस्ट सेंटर की डिटेल्स देख सकते हैं, सारी की सारी, जो भी कॉस्ट सेंटर हमें चेक करना है, ठीक है। यस सर। और उसके बाद हमारा होता है, अगर प्रॉफिट सेंटर देखना है तो KE53 होता है। मतलब ये टी कोड्स हैं, ये तो आप जैसे ऐसे एक्टिविटी करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि ये टी यस कोड्स सर। आपको याद भी होते जाएंगे। जी अब जी सर। जितनी प्रैक्टिस होती है उतने टी कोड्स आते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं कि आपको मतलब अभी नहीं है तो बाद में नहीं होंगे, वो तो धीरे धीरे आप जितना एक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा ये टी कोड्स आते हैं, जितना यस और सर। जितना वक्त। और उसके बाद जैसे आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, जैसे इसके अंदर आपका होता है, एक होता है कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में जो हम देखते हैं, वो हम मेनली कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो सब सिस्टम सेटअप करते हैं वो SPRO में करते हैं। यस सर। इस इधर करते हैं सारा सेटअप, आपने ओपन करके देखा होगा, जब सेटअप किया होगा तो इसमें क्या होगा। और जो जी एंड सर। यूजर एक्टिविटीज होती हैं वो सारा का सारा हमारा इजी एक्सेस पे होता है। तो वो इजी एक्सेस ओके। स्क्रीन क्या होती है, अगर आप देखोगे तो ये इजी एक्सेस स्क्रीन है, देख रहे हो, ये देखो इजी एक्सेस। तो ये ओके। सारी की सारी हमारी एंड यूजर एक्टिविटीज होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड नहीं है। ये हमारे ओके। ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे एंट्रीज करना है, रिपोर्ट चेक करनी है, वो सारा का सारा हमारा एंड यूजर एक्टिविटी होता है। तो कंसल्टेंट क्या होता है, ये हमारा सिस्टम सेटअप करता है, कि मतलब जी। आप मैपिंग करता है, कंपनी कोड बनाना, चार्ट्स ऑफ अकाउंट बनाना, और प्लांट बनाना, ये सारा का सारा कंसल्टेंट करता है। और जो ओके। एंड यूजर होता है वो अकाउंटिंग एंट्रीज करता है, जैसे बिजनेस बिल पोस्ट करना, रिपोर्ट्स निकालना, और है ना, ये सब ट्रांजेक्शन्स करना उसका काम होता है एंड यूजर का। तो ये डिफरेंसेस होते हैं दोनों के रोल्स और एक्टिविटीज, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे भी में एक बात और है कि इसके अंदर ना कोई भी डाटा डिलीट नहीं होता, ओके। इसके अंदर आप डिलीट नहीं कर सकते। कोई इनवॉइस पोस्ट किया, मान लो आपको पोस्ट करना 100 रुपये का, आपने पोस्ट कर दिया 98 का, तो आप यस। उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसको आपको रिवर्स करना रिवर्स पड़ेगा, करना है। रिवर्स करना पड़ेगा। जी। डिलीट करोगे तो डिलीट होता ही नहीं एक्चुअली। यस डिलीट, सर। ये ट्रैकिंग के लिए इसकी बेस्ट फंक्शनलिटी यही है कि ट्रैकिंग ईजी है, रिपोर्टिंग अच्छा है इसका एसएपी का। मेन क्या है, यस सर। रिपोर्टिंग ज़्यादा अच्छा है, कि रिपोर्टिंग कहीं पे आप एक जगह बैठे बैठे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ देख सकते हो, कि क्या यस अभी सर। कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, रिपोर्ट्स क्या है। अगर आपको जैसे मान लो आपको चेक करना है किसी को, तो वो यहीं से चेक कर लेगा कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, वो यहाँ से चेक कर लेगा Good01 में जाके।
और मुझे यस लेजर सर। के बैलेंसेस देखने हैं, क्या सारे लेजर्स के बैलेंसेस क्या एफ डॉट जीरो एट में जाएगा, यहाँ पे सारे बैलेंसेस देख लेगा। एक बार अपने चार्ट्स ऑफ अकाउंट डाल के एग्जीक्यूट कर देना है। तो जो भी चार्ट्स ओके। ऑफ अकाउंट मैं एक डाल के देखता हूँ, अगर उसमें वैल्यूज होगी तो डेफिनेटली हमें कुछ आउटपुट मिल जाएगा देखने के लिए। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हाँ, इसमें कुछ नहीं है। तो अगर कुछ होता तो मतलब यहाँ पे लिस्ट आ जाती। ओके। तो इसी तरीके से हमें एक लेट कोई एक और कंपनी कोड लेके देखते हैं जिसके अंदर उम्मीद करते हैं कोई एंट्रीज हो। ये ले लेते हैं, इसमें भी नहीं है। ओके, उसको भी रिपोर्ट निकाल लेते हैं किसी पेयर वन करते हैं, यहाँ पे चला देते हैं, इसमें चेक करते हैं टीको कंट ये वाला कंपनी को। तो इसी तरीके से हम इसका देख लेते हैं कि 400, अच्छा इसका 400 अकाउंट ये है। तो आप यहाँ पे हम 400 अकाउंट ये यूज़ करके आप देखो, आप एग्जीक्यूट करते हैं, इसके अंदर कुछ बैलेंसेज होंगे। तो ये देखो इस तरीके से बैलेंसेज आ जाते हैं। अगर कुछ ओके। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लास्ट ईयर से हुआ है तो वो सारा यहाँ आ जाएगा। जी। कुछ ट्रांजेक्शन पीरियड में तो वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। जी। और डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है और नेट वैल्यू कितना है वो सब इधर आ जाएगा। इसी तरीके ओके। से हमारा हम सारे जीएल का बैलेंसेस, फाइनेंस स्टेटमेंट्स ये सारा का सारा एक एक प्लेस पे देख सकते हैं। कहीं पे किसी भी अपने जहाँ जहाँ हमारा एसएपी इम्प्लीमेंट है, किसी किस कंट्री में इम्प्लीमेंट हो रखा है, जिस जिस कंट्री में इम्प्लीमेंट है, हम सारा का सारा एक ही सिस्टम से एक जगह पे बैठ के देख सकते हैं। ठीक है। ओके। अब जैसे मान लो आपको कोई रिपोर्टिंग आप डाटा देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए मैनुअल एक्टिविटी करना पड़ेगा, वो एक बार आप एक वन गो की एक्टिविटी होती है, एक बार रन करो आपको लेजर रिपोर्टिंग मिल जाएगी। तो वो सारा का सारा एसएपी की फंक्शनैलिटी है। ओके सर। ठीक है। और उसके अंदर हम सारी एक्टिविटीज करेंगे, मतलब ये सब पढ़ेंगे और इसको डिटेल डेप्थ में पढ़ेंगे कि मतलब कैसे क्रिएट होता है जीएल, कैसे क्रिएट होता है जीएल में ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, रीजन क्या है एक्टिविटीज करने का। एक्चुअली मेन पर्पस क्या था, रीजंस पता होने चाहिए। जैसे यस सर। आपने पोस्टिंग वेरिएंट बनाया तो क्यों बनाया, ठीक है। जी। आपने कोई भी लेजर बनाया तो क्यों बनाया, आपने वेंडर बनाया तो पर्पस क्या है। अब क्या हो यस गया सर। कि मेन पर्पस पता होना चाहिए। उसके बाद आपका प्रॉफिट सेंटर का यूज किया, जैसे हम प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, हमारा एक्सपेंसेस निकालने के लिए होता है डिपार्टमेंट लेवल पे। यस तो सर। वो हमारा कॉस्ट सेंटर की फंक्शनलिटी है, वही आपसे इंटरव्यू पूछता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कॉस्ट सेंटर। मेन 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 एक्टिविटी ये इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी। जी। ठीक है। अब आप उसके अंदर आप कुछ क्वेरीज आप मेरे से पूछना चाहते हो तो ये आप पूछ सकते हो। सर इसमें अपन जो यूज़ करेंगे हम्म। सर्वर, तो वो कौन सा होगा? क्लाउड वर्जन होगा या कौन सा? वो हमारा जीयूआई वर्जन होगा हाना वाला। ठीक है। क्लाउड ओके। में कुछ नहीं, थोड़ा सा स्क्रीन का डिफरेंस होता है बस। वो अगर आप, मैं आपको बता देता हूँ क्लाउड में कैसा थोड़ा सा दिखता है। वो अगर आप यस इसकी सर। थीम, वो आप इसकी थीम ना थोड़ी सी अगर ऐसी कर दोगे, ब्लेज्ड करके कर दोगे, तो वो उसी तरीके का दिखता है। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, वो सेम इसी तरीके का दिखता है। ठीक है। आप उसमें क्या जो नई फ़ंक्शनैलिटीज़ वो आई है, फ्यूरी ऐप आया है। फ्यूरी ऐप में क्या, जैसे मोबाइल्स में आपके टाइल्स होती है ना, कि यस सर। अगर आपको ऐप ओपन करना है फ़ोन का कर लोगे, कॉल का करना है, कोई ऐप सोशल मीडिया करना है तो उसे ओपन कर लो। सिमिलरली फ्यूरी में भी एक ऐप की तरह टाइल्स आ गई हैं। उसके अंदर आपको ओके। वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले देखना, तो उसके अंदर एक टाइल बनी आएगी वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले, तो उस पर क्लिक कर दोगे, वो स्क्रीन वही ओपन होता है। स्क्रीन इसी ओके। टाइप का ओपन होगा, इसी तरीके का जी। ओपन होगा। उसके अंदर सप्लायर अकाउंट लिखा हो, कंपनी कोड लिखा होगा, आप एग्जीक्यूट करोगे, वैल्यूज भी सेम आएंगी। बस वो ओके। होता है कि बस देखने का इंटरफेस का फर्क होता है, बाकी सेम ही चीज होती है। ठीक है। उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। ओके। और क्वेरी और बताओ। और सर ये लेटेस्ट वर्जन ही है ना सर, एस फॉर हाना का? हाँ, एस बट फोर मी। हाना लेटेस्ट वर्जन ही है ये। देखो, अगर आपको क्या होता है एस फोर हाना में, हमें फंक्शनैलिटीज जो इंट्रोड्यूस होती हैं वो देखते जाना होता है। जैसे इसके अंदर जी। जो आपके पास सिस्टम मिलेगा उसके अंदर सारी फंक्शनैलिटीज होंगी। ओके। हम्म। क्योंकि सर अभी जो इसका जो
क्लाउड वर्जन है, शायद ऑनलाइन जो मिल रहा है 1,14,000 कुछ का मिल रहा है। वो देखो वो पता है क्या, वो अलग अलग जैसे परचेज करता है वो, क्लाइंट परचेज करता है सर्वर लेवल पे। सर्वर लेवल पे यस मतलब सर। क्या, वो क्या करता है, वो परचेज करेगा बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसको ओके। यूजर आईडीज के चार्जेस देने होते हैं। हमारा क्या है, अच्छा। प्रैक्टिस सर्वर है। प्रैक्टिस सर्वर्स के लिए ओके। आप 1,40,000 रुपये नहीं दोगे, है ना। वो क्या ओके। होता है, इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे परचेज कर लेते हैं उनको, और हर यूजर को अपने क्या कहते हैं, यूजर आईडी वाइज को डिस्ट्रीब्यूट कर, जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपको एक यूजर आईडी दे देंगे, आप उसको यूज करोगे, है ना। ओके। ओके। तो वो क्या होता है कि वो एक बार एक इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट तरीका होता है इंस्टीट्यूट का, वो करते हैं। और उसके बाद क्या अच्छा। करते हैं, वो यूजर्स को आईडी दे देते हैं, है ना। अच्छा। ठीक है। और उसको अपग्रेड कर लेते हैं जैसे पर रिक्वायरमेंट है। अब उन्हें लगता है कि हमारा सर्वर पुराना हो गया या फिर हमें अब अपग्रेडेशन की जरूरत है, डाटा बढ़ाना, तो जैसे मान लो डाटा फिल कर दिया, अब जी। स्पेस कम हो गया तो उसको अपडेट करना पड़ेगा, तो वो अपग्रेड कर देते हैं। तो इस तरीके से ओके। इंस्टीट्यूट अपडेट करते हैं अपना, ठीक है। ओके। लेकिन जो एक्चुअल में जो कंपनी में होता है सर्वर, वो क्या होता है, वो एसएपी से डायरेक्टली लिंक होता है, ठीक अच्छा। है। तो वो क्या करते हैं, वो तो अपनी अब मेंबरशिप फीस लेते हैं ना। वो तो बोलेंगे कि ओके। अगर आपने एक साल यूज़ करा तो उसका चार्जेस दो, अगर आपने नया एम्प्लॉय ऐड किया, उसकी एक आईडी बना दी है, उसके भी चार्जेस दो। तो वो उस तरीके से अच्छा। चार्जेस लेते हैं। और इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं, अपना ही एक सर्वर खरीद के उसको सेटअप कर देते हैं। उसके बाद आप ओके। उसको यूज़ करते हैं। और ओके बताओ। सर। बस सर यही पूछना था क्योंकि मैं एक जगह गया था, तो हुँ, उन लोगों ने क्या मुझे इसका एसएपी का ही ऑफिशियल वेबसाइट खोल के दिखाया, हुँ, हुँ, और ये ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहे थे कि सर्वर ही 1,14,000 का आता है, हुँ, हुँ, और हुँ। उसके बाद फिर ट्रेनिंग वेनिंग वो अलग होती है। तो वही चीज़ उन लोगों ने बोली थी मुझे। तो नहीं, 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 देखो वो अलग सुबह। चीज़ है, वो चीज़ें ही अलग है। वो तो वो पता है क्या, वो आपको उसका लर्निंग हब का एक्सेस वगैरह दिला रहे हैं। लर्निंग हब का एक्सेस मैं बताता हूँ आपको कब ज़रूरत होती है, मैं आपको एग्ज़ैक्टली चीज़ समझाता हूँ। जब यस आपको सर। क्या क्या लर्निंग हब की नीड हमें होती है, जब आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया लग जाए सिस्टम का, आपने काम कर लिया, 6-7 महीने काम कर लिया, या कहीं पे अपने वर्किंग स्टार्ट कर दी अपनी, यस ठीक है? सर। उसके बाद अब आपको लर्निंग हब की नीड पड़ेगी, जब आपको सर्टिफ़िकेशंस करने हैं, ठीक है? और आपको क्या करना है, एडवांस चीज़ें सीखनी है। एडवांस चीज़ें मतलब कि ना, आपने बेसिक आइडिया कर लिया, बेसिक लेवल पे कर लिया, अब आपको नए-नए मॉड्यूल सीखने हैं। भाई नया मॉड्यूल आया, एफएससीएम सीखना है मुझे, या टीआरएम सीखना है, तो वो आपको नॉर्मल वीडियोज़ यूट्यूब पे नहीं मिलती। कुछ मतलब ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं, कुछ सिनेरियोज़ पे तो सबको पता होते हैं। कुछ यस सर। सिनेरियोज़ ऐसे सिनेरियो, अगर क्लाइंट ने ऐसे सिनेरियो दे दिया, वो किसी ने करा ही नहीं है, जी। इंडस्ट्री में ही नहीं करा। तो क्या होता है कि उसके लिए हमें लर्निंग हब की नीड होती है। तो वो तो ओके। बहुत एडवांस लेवल पे, आपको इतने मतलब जल्दी नीड भी नहीं पड़ेगी उसकी, मतलब कम से कम अगर मिनिमम आइडिया तो 4-5 साल तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी, लर्निंग हब की। जी। और उसके बाद भी अगर आपको बहुत ऐसा क्लाइंट मिल गया, मतलब अलग लेवल का, तो ज़रूरत पड़ सकती है, अदरवाइज़ नहीं पड़ सकती लर्निंग हब की। वो ओके। आपका गूगल, यूट्यूब से ही काम हो जाता है। जी सर। वही सर, मैं सुबह मैम से बात हुई ना, तो मैम ने मुझे प्राइस बताया इसका, और जहाँ भी मैं कर रहा था वहाँ हुँ, तो हुँ। छोड़ चुका हूँ मैं, मतलब हुँ, हुँ, हुँ। पैसे जितने दिए थे उतने तो कवर कर लिए मैंने, बाकी बिना बोले फिर मैं छोड़ दी क्योंकि कुछ करा रहे थे नहीं वो सर। हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए फिर सर वहाँ से छोड़ के आ गया, इसलिए मैंने अभी कंफर्म आपसे इसलिए करा मैंने। नहीं, 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 इसलिए मैंने आपको पूरी डिटेल बताई, क्योंकि आपने कहीं पे करा तो मेरे को आपको समझाने में भी थोड़ा-सा आप डिफरेंस समझ पाओगे, चीज़ है क्या मतलब। जी जी। मतलब वो आपसे इतने चार्ज ले रहे हैं, मैं समझ गया किस बात के चार्ज, वो लर्निंग हब का भी चार्ज ले रहे हैं आपसे, ठीक है? लर्निंग के सब्सक्रिप्शंस होते हैं, ईयर बेसिस पे सब्सक्रिप्शंस होते हैं। यस सर। ठीक है? अगर आप, क्योंकि अगर मान लो मैं एज़ अ स्टूडेंट जॉइन करता हूँ, तो मेरे को लर्निंग हम्म। हब की नीड अभी है ही नहीं। मैं कौन सा यस सर। बैठ के उसको पढ़ पाऊँगा? पहले मैं सिस्टम पे काम करूँगा, थोड़ा यूट्यूब पे थोड़ा बेसिक चीज़ सीखूँगा। हम्म। बेसिक चीज़ सीखने के बाद मैं कहीं पे चाहूँगा कि मुझे कहीं पे काम करने का मौका मिले, ताकि मैं एक्चुअल हैंड्स ऑन कर सकूँ। फिर आप हम्म। उसको कवर करोगे। उसके बाद फिर आपको एडवांस चीज़ सीखोगे, जब हाँ, आपको सब कुछ आ चुका है, अब आपको कुछ नया सिनेरियो आया कोई, जैसे हम्म। कुछ भी आ गया नया सिनेरियो, ठीक है? तो उस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी कि वो कहीं मिल ही नहीं रहा। मैंने पूरा यूट्यूब देख लिया, गूगल देख लिया, अब मुझे लर्निंग हब पे चाहिए। तो और मुझे सर्टिफ़ाइड होना है, कंसल्टेंट हो गया मैं, अब सर्टिफ़ाइड कंसल्टेंट बनना चाहता हूँ। तो अब यस मुझे सर। उसके लिए, तो उसके लिए लर्निंग हब की नीड होती है। तो वो ओके। तो बहुत आगे की चीज़ है। सर्टिफ़िकेशंस क्या होता है, एक्चुअली क्राइटेरिया के लिए होते हैं। कई-कई कंपनीज़ में माँगते हैं, कई-कई जगह नहीं माँगते। वो तो यस सर। अलग-अलग डिपेंड, सर्टिफ़ाइड बस यही इसीलिए होता है। बाकी अगर आपको नॉलेज अच्छी है, सर्टिफ़ाइड से ज़्यादा अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। और सर इसमें आप मुझे इंटीग्रेशन एच डी एम एम भी कराएंगे कि? नहीं, इंटीग्रेशन मैं बताऊँगा, इंटीग्रेशन कैसे होता है, कहाँ-कहाँ हम असाइनमेंट करते हैं, क्या-क्या करते हैं, वो सारी जी। चीज़ें बताऊँगा। एच डी जैसे एम एम का भी? हाँ, हाँ, एसडीएम का इंटीग्रेशन, जैसे मैंने अभी आपको ये साइकिल बताया था ना, यस उसका सर। इंटीग्रेशन पॉइंट कैसे होता है, वो जैसे ओबीवाईसी में होता है, वीकेओए में होता है।
ओके, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंस प्रोस्पेक्टिव से क्या क्या एक्टिविटीज आप करते हो। ओके। ठीक है, क्योंकि हम एसडी और एमएम का कॉन्फ़िगरेशन तो कर नहीं सकते, क्योंकि भाई जी, हम जी। वी आर फाइनेंस कंसल्टेंट। तो मैं आपको उसमें फाइनेंस का प्रोस्पेक्टिव बताऊंगा कि आप कहाँ क्या 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 चीजें क्रिएट करते हो, क्या साइन करते हो, कैसे एंट्रीज हिट होती हैं, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा इसमें। ओके सर। और इसमें सर मुझे ये भी बताओगे कि ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड और ये ब्लू फील्ड जो होती है बिल्कुल अपन की। बिल्कुल, ये तो मैं अभी बहुत तो अभी भी बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ब्राउन फील्ड क्या होता है, जैसे मान लो कहीं पे कोई ईआरपी यूज हो रहा है क्लियर, ठीक है, नहीं सर, वो और तो वहाँ पता है मुझे। मतलब उसको जैसे अपन नया बिजनेस है, अपन को इम्प्लीमेंट करना है एसएपी, तो हम्म, उसको कैसे अपने बिजनेस में लाएंगे, कैसे इंस्टॉल, कैसे वो प्रोसीजर। और हाँ हाँ बिल्कुल जैसे बिल्कुल, उसके अंदर जो जो ईसीसी, जो आपके, हाँ हाँ कोई मैं समझ गया बिजनेस उसका। ईसीसी पे है तो एस फोर आना पे आना चाह रहा है, तो उसको कैसे देखो लाएंगे। वो अपग्रेडेशन होता है, जो ईसीसी टू एस4 आना था वो माइग्रेशन प्रोजेक्ट होता है। देखो यस ये सर। जो आप कह रहे हो ना, ये प्रोजेक्ट टाइप्स होते हैं। यस देखो सर। प्रोजेक्ट टाइप्स क्या होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, यस सपोर्ट, सर। ठीक है, यस और सर। अपग्रेडेशन और रोल आउट। यस सर। तो ये सारे हमारे प्रोजेक्ट टाइप्स होते हैं। अब आप जिस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हो, उस जी। प्रोजेक्ट को हम थोड़ा डिटेल करते हैं। अब जैसे आपने बोला इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है कि एसएपी को नई जगह इम्प्लीमेंट करना, लगाना। यस सर। अब जी उसके सर। अंदर क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन के क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। कैसे उसको स्टेप्स को करते हैं, कि सबसे पहले क्या एक्टिविटी होती है हमारा, क्या होगा कि डाटा कलेक्शन होगा। हम इंफॉर्मेशन लेंगे क्लाइंट से यस सर। कि आपके यहाँ कैसा सिस्टम काम करता है, क्या क्या करते हो आप, वो सारा डाटा लिया जाएगा। उसके बाद हम जी। उसको एक डॉक्यूमेंट में लिख के देंगे, एक बिजनेस ब्लूप्रिंट बनाएंगे, ठीक है, उसको हम्म। लिख के देंगे कि आपके यहाँ पहले ऐसे ऐसे होता था। अब हम उसको एसएपी में इस तरीके से मैप कर देंगे, जैसे आपके यहाँ पहले इनवॉइस बुक होता था टैली में, आप एंट्री करते थे। अब हम एसएपी में क्या करना है, एफ बी 60 यूज करना है और उसकी एंट्री करनी है। तो ये चीजें यस उसको सर। लिख के देते हैं क्लाइंट को। तो क्लाइंट उसको रीड करता है, अगर उसको लगता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, तो साइन कर देगा, साइन ऑफ कर देगा। अगर उसको लगता है कुछ करेक्शन करने, तो उसको मार्क करके हमें वापस कर देता है कंसल्टेंट को। फिर कंसल्टेंट क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट को दोबारा करेक्ट करता है, ओके। ठीक है। दोबारा करेक्शन के बाद क्या करता है, फिर दोबारा क्लाइंट को देता है, फिर क्लाइंट उस पर साइन कर देता है। जब वेरीफाई हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करेगा, वो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट स्टार्ट होता है। जी। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद कंसल्टेंट टेस्टिंग करता है। कंसल्टेंट टेस्टिंग करने के बाद उसको यूजर को देता है, जिसे हम यूएटी कहते हैं। यूजर टेस्ट जी। करेगा, यूजर टेस्ट करने के बाद जब वो साइन ऑफ कर देगा, उसका फिर हम उसको गो लाइव कर देंगे। तो ये स्टेप्स होते हैं, ये थोड़ा और मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी तो मैंने बहुत ऊपर से बता दिया। यस तो ये सर। सारी चीजें होती हैं, यही स्टेप्स होते हैं। ओके सर। ठीक है, और कुछ आपकी क्वेरीज? नहीं सर, थैंक यू सर। ओके ओके। हेलो, हेलो। ईश आपने एक बार हेलो, हेलो मिस्टर विनय, हेलो। हेलो सर। हाँ विनय जी, यश का एक्चुअली डेमो हो गया है। आप यश से कुछ इनपुट्स लेना Uh, चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो, वो आप बात कर सकते Hello, Mr. Yes.